बहुत कुछ करना पड़ेगा और शायद यही कारण है कि अब उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अपने साथ लाएगी और सम्राट अशोक को कुशवाहा नेता के रूप में बीजेपी आगे करके बढ़ा रही है। तो अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और आज भी स्थिति यही है। तो बीजेपी का जोर है कि किसी तरह से उनका जो लौकुश समीकरण है उसको तोड़ा जाए। यही कारण था कि 2005 के बाद लगातार नीतीश कुमार इस पर सियासत करते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा समीकरण यही है, लौकुश समीकरण। उसी के बलबूते पर देखिए है क्या कि बिहार में पिछड़ी जातियों में यादवों के बाद सबसे ज़्यादा संख्या कुशवाहा की है। तो कुशवाहा जिसके साथ हैं वो तो ताकतवर होगा। चलिए जरा सर 2 मिनट भैया। चलिए, इन दिनों बिहार की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर 2024 और 2025 बिहार में एक मिशन और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी सियासत कर रहे हैं। फिलहाल अमित शाह का दौरा है, लेकिन सासाराम और नालंदा में एक दुखद घटना घटी है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो पत्रकारिता के दौर के सबसे माहिर खिलाड़ी और एक समय था जब बिहार की सियासत को पूरी तरह से वो समझते थे। श्रीकांत प्रत्यूष एक जाना माना नाम, हम उनसे आज बात करेंगे। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल, जिस तरह से सासाराम और नालंदा में जो घटना घटी है बेहद दुखद है और ऐसे में अमित शाह की रैली भी है सासाराम और नवादा में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सासाराम तो पहले से ही बहुत वोलेटाइल रहा है। सासाराम में कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के बीजेपी जेडीयू के बीच घमासान रहा है। आपको पता होगा कि सासाराम में सम्राट अशोक के शिलालेख को लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच पिछले 1.5 साल से तनातनी है और सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं वहाँ का दौरा कर चुके हैं और सम्राट अशोक के शिलालेख को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उसे मुक्त कराने को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अब अमित शाह का प्रोग्राम है, ऐसे समय में प्रोग्राम है जहां पर बहुत हिंसा भड़की हुई है। 1 दर्जन से ज़्यादा वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, आग लगा दी गई है, हमला भी हुआ है, कई लोग घायल भी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं और पुलिस मुख्यालय का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन अमित शाह रैली करेंगे वहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि धारा 144 लगाई गई है और इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई। इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। तो आज के ज़माने में तो इंटरनेट सेवा ही है जिसके ज़रिए प्रचार प्रसार होता है और बीजेपी का तो डिजिटल मीडिया पर ही ज़्यादा जोर रहता है। तो कैसे इस रैली का प्रचार हो पाएगा, कैसे लोग रैली में पहुँचेंगे, क्या धारा 144 हटा दी जाएगी, क्या ऐसी स्थिति हो जाएगी एक दिन में, क्योंकि अभी भी वहाँ तनाव है, रात में भी बहुत हंगामा हुआ है। तो क्या एक दिन का समय है, इसमें पुलिस सब कुछ ठीक कर लेगी, रैली जैसा माहौल बन जाएगा, रैली के लिए अनुकूल माहौल बन जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सम्राट चौधरी का फिर से प्रोग्राम है, कार्यक्रम है उसी शिलालेख का दौरा करने का। कहीं ना कहीं लब कुछ समीकरण को साधने के लिए सियासत तेज हो। देखिए, अभी सम्राट अशोक चर्चा में है बिहार की राजनीति में। मैंने तो कभी नहीं देखा था इनका नाम और इनको लेकर कभी राजनीति नहीं हुई, लेकिन पिछले 1.5 साल से आप देखेंगे तो सम्राट अशोक पर सभी पार्टियों का जोर है। दरअसल नीतीश कुमार का लौ कुश समीकरण सबकी आंख में खटक रहा है। उसी समीकरण की बदौलत नीतीश कुमार सत्ता पर 1.5 दशक से ज़्यादा दिनों से काबिज हैं और बिहार के पॉलिटिक्स में बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। वो जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है, जिसका साथ छोड़ते हैं उसकी सरकार गिर जाती है और आज भी स्थिति यही है। तो बीजेपी का जोर है कि किसी तरह से उनका जो लौकुश समीकरण है उसको तोड़ा जाए। यही कारण था कि 2005 के बाद लगातार नीतीश कुमार इस पर सियासत करते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा समीकरण यही है, लौकुश समीकरण। उसी के बलबूते पर देखिए है क्या कि बिहार में पिछड़ी जातियों में यादवों के बाद सबसे ज़्यादा संख्या कुशवाहा की है। तो कुशवाहा जिसके साथ हैं वो तो ताकतवर होगा। एक सवाल होगा, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, 2000 के बाद से मैं जान रहा हूं आपको। आप कई बड़े हाउसेस में रहे, कई राजनीतिक समीकरण को देखा, लालू यादव के बेहद करीबी रहे हैं आप, नीतीश कुमार को बेहद करीब से देखा है, तमाम उन नेताओं को जो आज राजनीति के कह सकते हैं कि चरम पे हैं। तो ऐसे में बिहार की सियासत को 2024 और 25 के समीकरण को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दिलचस्प लड़ाई होगी क्योंकि नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ हैं, बीजेपी आज की तारीख में अकेली है। तो बीजेपी को महागठबंधन से लड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और शायद यही कारण है कि अब उपेंद्र कुशवाहा
को बीजेपी अपने साथ लाएगी और सम्राट अशोक को कुशवाहा नेता के रूप में बीजेपी आगे करके बढ़ा रही है। तो अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और मानकर चलिए कि बीजेपी अगर कोई उम्मीदवार भी तय करेगी मुख्यमंत्री का, कोई चेहरा भी तय करेगी, तो मेरे हिसाब से वो सम्राट चौधरी होंगे। और हमें जो लग रहा है, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा जो अनुभव मेरा भी है कि आने वाले समय चिराग पासवान को भी एक पत्ते के तौर पर 25 में खेलेंगे। पासवान बहुत अहमियत रखते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि चिराग पासवान के पास भी सॉलिड वोट बैंक है और वो जाएंगे बीजेपी के साथ ही। बीजेपी के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि चौधरी बने सीएम और चिराग बने डिप्टी सीएम, लेकिन अभी सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ है और बैलेंसिंग फैक्टर हैं। नीतीश कुमार के लौकुश समीकरणों को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। बीजेपी जिसे तोड़ना चाहती है वो बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन 6% वोट बैंक जो है, क्योंकि चाचा भतीजे की अगर बात करें, पशुपति पारस और चिराग दोनों ही दो धुरी पर हैं, ऐसे में क्या लगता है बीजेपी क्या करे? लोजपा का मतलब तो चिराग पासवान ही होता है। रामविलास पासवान की पार्टी है। पशुपति पारस उनके भाई जरूर हो सकते हैं लेकिन बेटे की जगह नहीं ले सकते। तो जो लोग जुड़े हुए हैं एलजेपी से, वो भावनात्मक रूप से चिराग से जुड़े हुए हैं और शायद यही कारण है कि बीजेपी उनको भाव दे रही है। उनको Z+ सिक्योरिटी दे दिया गया है ना, देखिए सुरक्षा दिया गया है और हो सकता है कि उनको अब केंद्रीय कैबिनेट में भी चुनाव के पहले शामिल कर लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चिराग पासवान को बीजेपी अहमियत दे रही है क्योंकि जानती है कि रामविलास पासवान के वोट बैंक पर उन्हीं का अधिकार है। अच्छा, अंतिम सवाल होगा, 7 दलों का सियासी समीकरण बिहार में, और जाहिर तौर पर आपने भी साफ कर दिया क्योंकि जातीय समीकरण लगातार चुनाव में हावी रहा है। ऐसे में क्या लगता है, तेजस्वी यादव एक चेहरे के तौर पर उभरे हैं, क्या तेजस्वी यादव 2025 के सीएम के चेहरे होंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये डर था पहले कि लालू यादव के राज को जंगल राज कहा जाता था। बीजेपी कहती थी कि जंगल राज है। लालू यादव अब है नहीं, उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव ने कोशिश की है कि कम से कम उनके नेतृत्व पर वो सवाल न उठे जो उनके पिता के नेतृत्व को लेकर उठता रहा है। और 1.5 साल से सरकार चला रहे नीतीश कुमार के साथ बड़ा संयमित होकर उन्होंने काम किया है और कहीं ये संदेश नहीं गया है कि तेजस्वी यादव की सरकार आ गई तो उपद्रव मच गया या जंगल राज आ गया। आप देख ही रहे हैं, 1.5 साल से सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन आरजेडी शामिल है। तेजस्वी यादव काफ़ी अहम रोल में है, लेकिन कोई उत्पात नहीं है। जैसे सरकार पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है। तो ये संदेश देने में कामयाब रहे तेजस्वी यादव कि उनको भी मौका मिला तो बिहार में एक अच्छी सरकार चला सकते हैं। लेकिन चुनौती ये है कि उनके दल, उनके महागठबंधन में बहुत दल हैं, 7 दल हैं, सबकी मांगे बड़ी बड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी 50 सीट मांगेगी, वाम दल जो 12 सीटों पर जीते हुए चुनाव 20 से कम सीट तो लेंगे नहीं, जीतन राम मांझी भी 10 सीट मांगेंगे, नीतीश कुमार आधी सीटें मांगेंगे, तो तेजस्वी यादव कितने सीटों पर लड़ेंगे, ये सवाल है। तो उनके साथ ज़्यादा दल हैं, यही उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, ये राहत की बात है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष जी थे और ये पिछले 20 सालों से जो मैं जान पा रहा हूँ एक ऐसे शख्स जो राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा में रहे और कई बार कई एक्सक्लूसिव खबरों को भी दिया। और ऐसे में इन्होंने कहा कि 2024 और 25 का जो मिशन है या पॉलिटिकल गलियारे में जो कोहराम मचा है, ऐसे में बीजेपी बनाम महागठबंधन एक बड़ी लड़ाई है। हालांकि अंतिम तौर पर जनता को तय करना है कि सियासत का सिक्का किसके पाले में गिरेगा। पटना से आवाज न्यूज़ के लिए संजीव राय।